मेरा नाम शीतल सहगल है और इस वीडियो में हम मनी एंड क्रेडिट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम? मनी एंड क्रेडिट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो, पैसा कैसे आता है कि इकॉनमी में, इकॉनमी समझते हो, अर्थव्यवस्था। एक इकॉनमी में पैसा कैसे आता है, कैसे बाहर को जाता है, कैसे बैंक काम करता है। ठीक है, क्या तुम एक नोट पे एक शीट काट के पेपर की उसमें लिख दोगे कि ये 100 रुपये है, क्या वो नोट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? आंसर इज़ नो। द क्वेश्चन कम्स, क्यों वो एक्सेप्ट नहीं करा जाता? क्यों पर्टिकुलर प्रकार की करेंसी जो होती है वही एक्सेप्टेड होती है? क्यों हम अपने नोट नहीं छाप सकते? अगर बैंक सबको लोन देता है तो बैंक पैसे कैसे कमाता है? ये सब चीज़ें हम इस मनी एज एंड क्रेडिट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है द यूज़ ऑफ मनी। स्पैन से मतलब पैसा तो बहुत टाइम से हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं। आइडेंटिफाई करो सेवरल ट्रांजैक्शन जहाँ पे मनी होती है। देखो ना यार, वैसे तो आजकल यूपीआई का ज़माना आ गया है, हम लोग हर चीज़ यूपीआई से करते हैं, बट स्टिल वो डिजिटल करेंसी के डिजिटल मनी के रूप में आई है। पर इससे पहले तो नोट का ही ज़माना था, है ना, सिक्कों का, नोट का। तो हम इसी चैप्टर में मनी माने पैसा, क्रेडिट माने उधारी, क्रेडिट पैसे मिल जाना, ये सब कैसे होता है इस चैप्टर में हम ये डील करने वाले हैं। क्या तुमने कभी वंडर किया है कि ट्रांजैक्शन जो होती है पैसों से ही क्यों की जाती है? रीज़न सिंपल है, पर्सन जिसके पास पैसे होंगे ना, वो आराम से कॉमोडिटी माने सामान, सर्विस, जैसे पढ़ाने की सर्विस, डॉक्टर अपनी सर्विस देता है, सर्विस वो चीज़ें होती है जो आप छू नहीं सकते हो बट किसी को प्रोवाइड कर सकते हो। सर्विस वो चीज़ें होती है जो आप लोग छू नहीं सकते, हम लोग छू नहीं सकते, पर हम किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डज एवरीवन प्रेफर, तो हम लोग सब प्रेफर करते हैं कि हमें पेमेंट किस में मिले, पैसों में मिले। ठीक है, हम उस पैसों से जो मर्जी खरीद सकते हैं। मान लो तुमने बार्टर सिस्टम के बारे में सुना है यार। बार्टर सिस्टम होता है कि एक को किसी चीज़ की ज़रूरत थी, दूसरे के पास वो चीज़ थी, इसके पास जो मतलब इसको जिस चीज़ की जरूरत थी वो इसके पास थी। तो मतलब जैसे पहले ना बार्टर सिस्टम, जब करेंसी नहीं होती थी तो क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था, जिसमें क्या होता था, इसको जो चीज़ चाहिए वो इसके पास है और इसको जो चीज़ चाहिए वो इसके पास। मतलब जैसे मान लो कोई कॉबलर है, कोई शू बेचने वाला है, वो कहेगा लो मैं तुम्हें शू देता हूँ, तुम मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो इसके बदले। पर ये कब तक चलेगा? हो सकता है कि मेरे को अनाज ना चाहिए हो, मतलब मेरे पास अनाज ना हो तो वो शू मुझे नहीं देगा। तो इस चीज़ को कहते हैं बच्चों डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब जो मेरे को ज़रूरत है ना, आगे जो मेरे को ज़रूरत है आगे वाले के पास वो एक्स्ट्रा होना चाहिए, डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है व्हाट अ पर्सन डिज़ायर्स इज़ एग्जैक्टली दूसरे को वांट। तो अब भी हम बार्टर सिस्टम पर रिलाई नहीं कर सकते, अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। सोचो ना यार, बार्टर सिस्टम अब भी होता तो कैसा लगता। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट एक इकॉनमी जहाँ पे मनी को यूज़ किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप्स एलिमिनेट्स द नीड ऑफ द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जो जैसे ही हमारी इकॉनमी में पैसा आया है, इससे बार्टर सिस्टम में जो दिक्कत थी ना, दिक्कत ये थी कि जो मेरे पास मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके पास वो एक्स्ट्रा होना ही चाहिए, अदरवाइज इट वोंट वर्क। ठीक है, वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब लेन देन की बातें ख़त्म हो गई, सीधा पैसे लाओ, सामान खरीदो, पैसे दो, फिर जिसको तुमने पैसे दिए वो आगे और यूज़ कर सकता है इस चीज़ को। चलो अब हम पढ़ते हैं, इसलिए मनी जो है एक इंटरमीडिएट मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गई। अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। अच्छा सुनो, मैंने सारे चैप्टर्स, इससे पहले वाले चैप्टर्स की वीडियो बना के डाल रखी है, आप लोग जाके देख लेना। फर्दर पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं नोट्स अपडेट करती जाऊँगी। ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना। देखो, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। अब हम देखते हैं मनी के मॉडर्न फॉर्म कौन कौन से हैं। सबसे पहले मनी इज़ एक्सचेंज ऑफ अ मीडियम, जो इंट्रोड्यूस, सबसे पहले कॉइन्स चलते थे। ठीक है, कॉइन्स से पहले भी ना स्टोन्स चलते थे, कॉइन से पहले भी स्टोन्स चलते थे। देखो यहाँ पे साइड में कॉइन्स दिखा रखे हैं, गुप्ता एज के दिखा रखे हैं, ठीक है, और तुगलक के कॉइन दिखा रखे हैं, गोल्ड कॉइन दिखा रखे हैं। फिर उस पहले गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कॉइन चलते थे। फाइनली आज की डेट की स्टैंडर्ड करेंसी आई। करेंसी क्या होता है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी
जो करेंसी होते हैं, एक पेपर नोट्स होते हैं और एक सिक्के होते हैं, ठीक है। मनी पहले जो होती थी इज़ नॉट मेड अप ऑफ प्रीशियस मेटल। अब आज की जो मनी है वो गोल्ड या सिल्वर या कॉपर से नहीं बनी हुई है, ठीक है। दे आर नाइदर एवरीडे। द मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ हिज ओन। मतलब करेंसी जो आज की करेंसी है उसको पैसे की तरह ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई और अलग यूज़ नहीं है। देन वाई इट इज़ एक्सेप्टेड। अच्छा, हम कैसे, मैंने कहा स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि अगर आप पेपर पे लिख दोगे 100 रुपये का नोट है, अपना साइन कर दोगे, तो उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा दुकानदार? दुकानदार के पास जाओगे, वो कहेगा नहीं मैं तो नहीं दे रहा तेरे को कोई सामान इस फालतू नोट से। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सरकार ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। सरकार ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। उस स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं? फियाट करेंसी। उसे क्या कहते हैं? फियाट करेंसी। इसमें हम आगे पढ़ेंगे भी, एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो, वाई इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज करेंसी गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री ऑथराइज करती है। इंडिया के बारे में बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी हमारे देश में कौन सी है, किसकी सरकार है? आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताना। इतना तो तुम लोग को पता है, मैं ये सब मान के चल रही हूँ, ठीक है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसके पास उसका एक बैंक, उसके अंडर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो करेंसी को इशू करता है। मतलब उसकी जिम्मेदारी है हमारी करेंसी को छापना, उसको बैंक्स तक पहुंचाना, ठीक है, और उसको अगर वो ख़राब हो जाए तो वापस एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। एक चीज़ और बताना मुझे, आरबीआई का करंट गवर्नर कौन है? ठीक है, डू लेट मी नो। आप लोगों को नहीं पता तो गूगल कीजिए और फिर बताइए। इसी बहाने आप लोग गूगल भी कर लोगे, कुछ काम की चीज़ तो गूगल करोगे। चलो, फिर उसके बाद आता है मोर ओवर द लॉ लीगलाइज द यूज़ ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन द सेटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अच्छा, आप जाके पैसों से मान लो स्कूटी खरीदने गए हो तो कोई आपको मना नहीं कर सकता कि मैं ये पैसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको एश्योरेंस दी है, आरबीआई गवर्नर का साइन होता है ना, ठीक है। वो एश्योर करता है कि ये जो पैसा है ये एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर मैं साइन करके दे दूँगी तो वो एश्योरेंस नहीं है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आरबीआई का गवर्नर जो साइन कर रहा है ना, वो एश्योरेंस में आता है। चलो, फिर आता है डिपॉजिट्स विद बैंक्स। अब बैंक के पास जो पैसा आता है, अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड देयर मनी। तो पहले तो लोग घरों में पैसा रखने में बिलीव करते थे, पर अब जैसे जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती जा रही है, लोग बैंक प्रेफर करते हैं, बैंक में जाके अपने पैसे जमा कराते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स जो रिसीव करते हैं उनकी सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ हैड एक्स्ट्रा कैश इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ। व्हाई डू पीपल व्हाट डू पीपल डू विद देयर एक्स्ट्रा कैश? जो उनके पास एक्स्ट्रा कैश बच जाता है वो डिपॉजिट कर देते हैं। कहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं? बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। इट अर्न्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज। अब मैं आपको समझाती हूँ। देखो, इंटरेस्ट होता क्या है। मान लो तुमने बैंक को में 10 रुपये जमा कर दिए, बैंक को जब तक 10 रुपये रहेंगे, बैंक ना साल के एंड में इंटरेस्ट देता है तुमको, 11 रुपये वापस करेगा, ठीक है। 1% का इंटरेस्ट दिया ना उसने, तो तुम्हें 1 रुपये का तो फ़ायदा हुआ। अब पहली बात, कोई 10 रुपये जमा नहीं करता। दूसरी बात कि 1 रुपये इतना नहीं, इंटरेस्ट थोड़ा इससे ज़्यादा ही मिलता है। द पॉइंट इज़ कि जब आप एक्स्ट्रा पैसे बैंक में रखते हो, बैंक आपको बैंक में पैसे रखने के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे तुम्हें वापस करता है, इसलिए इट इज़ प्रेफर्ड कि आप बैंक में पैसे रखें। अच्छा, बैंक को क्या फ़ायदा है? हमारे में एक सवाल उठता है कि अगर बैंक हमें पैसे ही वापस दे रहा है तो बैंक को भी तो कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, ठीक है। बैंक ऐसे तो थोड़ी, बैंक तो इसे लूट जाएगा सबको पैसे वापस देते देते। तो बैंक ना फर्दर हमारा जो पैसा है उसका थोड़ा सा पैसा उठा के इसी को लोन दे देता है, और जिसको लोन दिया है उसको बोलते हैं, देख तेरे को ज़रूरत थी आज, मैंने तेरे को 5 रुपये का लोन दिया, पर तू जो मुझे वापस करेगा तो तू मुझे 8 रुपये वापस करेगा, 3% का इंटरेस्ट लगाया। इतना कम नहीं होता सब कुछ, बस मैं तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि बैंक को तुमने 5 रुपये का तुमने लोन ले लिया, ठीक है, तुम्हें वापस करने 8 रुपये, बैंक ने 3 रुपये कमाए, उसमें से तुम्हें 1 रुपये दे दिया। तुमने 10 रुपये जमा कर रखे थे ना, दूसरे इंसान ने 10 रुपये जमा करके तो उसको 1 रुपये दे दिया। बैंक ने कितना कमाया? बैंक ने 2 रुपये कमाया ना, उसमें से कुछ सैलरी में निकाल देगा, कुछ बच जाएगा। इसी तरीके से ना बैंक काम करता है। इस चैप्टर में हम पढ़ने भी वाले हैं कि बैंक का काम कैसे चलता है। चलो, अब आगे चलते हैं।
अच्छा, अब एक आता है फिक्स डिपॉजिट वर्सेस डिमांड डिपॉजिट। अब आपके उसमें एक चीज़ आती है फिक्स डिपॉजिट वर्सेस डिमांड डिपॉजिट। तुमने एफडी के बारे में सुना होगा यार, लोग एफडी तोड़वाते हैं जब कोई बड़ा काम करना होता है, जब मनी उनके पास ख़त्म हो जाती है, जब लार्ज अमाउंट ऑफ पैसे उन्हें एक बार में चाहिए होते हैं, तो वो लोग एफडियाँ तुड़वा देते हैं। एफडी क्या होता है कि आप ना बैंक के साथ एक बॉन्ड साइन कर देते हो कि आप 10 साल के लिए अपना पैसा नहीं निकालोगे, या 5 साल के लिए, जितने सालों की भी आपको एफडी करानी है, ठीक है। इसे कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। इसमें बैंक को थोड़ा सा एश्योरेंस रहता है कि मैं इस पैसे को किसी को दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 10 साल तक बोल के गया, नहीं मांगेगा, प्रोबेबली नहीं मांगेगा, फिर बैंक तुमको ज़्यादा वो देता है, इंटरेस्ट देता है। चलो, अब आता है डिमांड डिपॉजिट। अब सुनो बच्चों, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट होता है जब तुम चाहो तब तुम पैसे निकाल सकते हो। जैसे तुम जाते हो तो हमें दिक्कत होती है, कैश क्रंच हो जाता है, तो हम जाते हैं एटीएम में और कार्ड डालते हैं, पैसे निकालते हैं ना, सेविंग्स में पैसे निकालते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट होता है जब आपकी डिमांड है, जब आपको ज़रूरत है, आपने तभी पैसा निकाला, दैट इज़ डिमांड डिपॉजिट। और दूसरा होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है कि आप तब इतना लिक्विड नहीं है। लिक्विड का मतलब है इतनी आसानी से, इतनी जल्दी से वो चीज़ नहीं निकलती। चलो, डिपॉजिट मतलब बैंक में जो पैसा डाल रहे हैं, दो प्रकार के थे, फिक्स डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। आई होप आई एम क्लियर। डिमांड डिपॉजिट इंक्रीजेस offer another increasing facility. It is the facility which leads to the essential characteristics of the money, that medium of exchange. अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अब ये तुमने चेक देखा होगा, चेक बुक देखिए, देखो तुम्हारे इसमें बनी भी हुई है चेक बुक। प्रेम कुमार को पे कर रहे हैं 57,000 रुपये पे कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे ब्रांच का नाम लिखा होता है, ब्रांचेस होती है ना, एक मुख्य बैंक के डिफरेंट आउटलेट्स होते हैं, कहीं मतलब एक ही सिटी में अलग अलग जगह पे बैंक के ब्रांचेस होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा होता है कितने पैसे देने हैं, ठीक है, जो दे रहा है उसके साइन होने चाहिए। ये चेक नंबर कहलाता है, ये चेक नंबर कहलाता है। ये वो कोड्स है जो बैंक अपने लिए इशू करता है। अकाउंट नंबर यहाँ डाला जाता है बच्चों, अकाउंट नंबर यहाँ पे डाला जाता है, ठीक है। फिर अ चेक इज़ अ पेपर, तो बेसिकली चेक क्या है? पेपर है जो बैंक, यहाँ पे ना आप स्टार मार्क करके अंडरलाइन कर लो। चेक एक पेपर है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि इतने ये पैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसफ़र करने हैं। एम आई क्लियर? इफ़ आई एम क्लियर, डू लेट मी नो। इट फील्स वेरी नाइस जब आप लोग मुझे कुछ लिख के बताते हो, आपको पसंद आया नहीं पसंद आया, अदरवाइज़ तो लगता है कि पता नहीं किसी को ही पढ़ा रही हूँ। देखो, दस वी सी दैट डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जब ज़रूरत पड़ गई तब आपने पैसे निकाल लिए। आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द मनी, द फैसिलिटी ऑफ द चेक अगेंस्ट द डिमांड डिपॉजिट मेक्स इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल द पेमेंट विदाउट द यूज़ ऑफ कैश। अच्छा, तो क्या होता है, जब आपको कैश यूज़ नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो? आप चेक दे सकते हो, ठीक है। वैसे तो अब धीरे धीरे करके ना चेक सिस्टम थोड़ा कम ही होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी सरकार भी चाहती है हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़े, तो चेक सिस्टम थोड़ा कम ही होने वाला है। हो सकता है आने वाले 10 साल में ये सिस्टम ख़त्म ही हो जाए। चलो, यू मस्ट हैव रिमेंबर द रोल ऑफ बैंक। अच्छा, यहाँ पे हमने देख लिया सब कुछ। दे कंस्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकॉनमी। You must remember the role of the bank play here, but the bank there would be no demand, no payment. अच्छा, अगर बैंक नहीं होता तो ना डिमांड डिपॉजिट होता, ना फिक्स डिपॉजिट होता, ना कोई चेक का सिस्टम होता। अब हम पढ़ते हैं लोन एक्टिविटीज़ ऑफ द बैंक। लोन बैंक कैसे काम करता है? देखो, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जनरली ना इस स्टेज में जनरली बच्चों को इसका आइडिया नहीं होता कि बैंक काम कैसे करता है, पर आज इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग को इसका आइडिया हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे ये डिपॉजिटर्स है। डिपॉजिटर्स वो होते हैं जो पैसे लेके जमा करने जा रहे हैं, ठीक है। पीपल हु मेक डिपॉजिट, ये बैंक है हमारा, बैंक में तुमने पैसे डाले। ये वो है जो बोरो करे, जो लोन लेंगे, ठीक है। ये पैसा दे रहे हैं, बैंक इनको लोन दे देता है। जब अभी मैंने तुम्हें समझाया, मान लो इन लोगों ने 100 रुपये जमा किए, ये बैंक ने 50 रुपये का लोन दे दिया। इन पर बैंक ने कहा कि जब तुम वापस करोगे तो तुम 80 रुपये वापस करोगे, ठीक है। 80 तो ज़्यादा हो गया, चलो 70 रुपये वापस करोगे। बैंक ने कितना रुपए कमाया एक्स्ट्रा? 20 रुपये कमाया ना, तो 20 रुपये में से इसने जो डिपॉजिट करा था, इसको थोड़े से पैसे दे देगा बैंक। बैंक इसको, मान लो 100 रुपये डिपॉजिट किया था ना इसने, तो बैंक इसको 105 रुपये दे देगा, तो 15 रुपये का बैंक को फ़ायदा हो गया। आप लोग समझे? हम लोग जब बैंक में पैसा देने जाते हैं तो बैंक हमें कुछ पैसे देता है बैंक के अंदर पैसे रखने के लिए। मान लो बैंक के अंदर मैं 10,000 रुपये रख रही हूँ, तो बैंक मुझे कुछ पैसे देगा कि हाँ तूने मेरे बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं, टेक सम इंटरेस्ट, ठीक है। और जिसको बैंक लोन देगा
उससे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लेगा। ज़रूरत के टाइम में बैंक ने तुम्हें पैसे दिए हैं, अब तुम जब बैंक को वापस करोगे तो तुम थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे के वापस करोगे। तो जो एक्स्ट्रा पैसे की कमाई है ना, वही चीज़ बैंक ने कमा ली है। चलो फिर उसके बाद आता है लेटेस्ट टेक द स्टोरी ऑफ द बैंक फर्दर। अब हम देखते हैं बैंक कैसे काम करता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है यहाँ पे। बैंक क्या करते हैं, बहुत छोटा पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट कैश के इस तरह हम अपने साथ रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बैंक इंडिया के अंदर सिर्फ 15% अपने डिपॉजिट अपने पास रखते हैं। मान लो अगर पूरी इंडिया मतलब मान लो 100 लोगों ने मिलके 100 रुपये डिपॉजिट करा रखे हैं, तो 15% ही इसका अपने पास रखेगा बैंक, बाकी ना लोन में दे देता है। अच्छा तुम बोलोगे हमारे पैसे उठा के लोन में दे देता है, ये तो गलत बात है। नहीं बाबा, अगर 100 लोगों ने डिपॉजिट कराया तो ज़रूरी थोड़ी है एक ही दिन में सारे 100 के 100 मांगने आ जाएंगे, नहीं ना। वर्स्ट के सिनारियो में भी चलो मान लो 40-50 आ गए, सबके साथ थोड़ी 100 के 100 लोग मांगने आ जाते हैं। तो इस कारण से बैंक ना थोड़े उनके पैसे रख लेता है कि इनकेस कोई मांगने आ जाता है, कोई पैसे निकालता है तो उसके लिए कैश हो, उसके लिए पैसे देने लायक हो, और बचे बाकी पैसे उठा के वो लोन में दे देता है। आई होप आई एम क्लियर। फिर उसके बाद आता है ओनली सम ऑफ द मनी डिपॉजिट कम टू द विदड्रॉ द कैश द बैंक इज एबल टू मैनेज विद द कैश। बैंक जो करता है मेजर डिपॉजिट दे देता है, लोन्स एक्सटेंड माने दे देना, और ह्यूज डिमांड फॉर द लोन फॉर द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शन। बैंक क्या करता है, यूज़ करता है डिपॉजिट ताकि लोन रिक्वायरमेंट पीपल की दे सके। ठीक है, बैंक चार्जेस अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन विद ऑफरिंग द डिपॉजिट। ये मैंने तुम्हें समझा दिया है, बैंक थोड़ा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है मतलब बैंक ने लोन दिया है तो तुम जो बैंक को पैसा दोगे वो थोड़ा ज़्यादा दोगे। देखो फिर आता है 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। अब हम पढ़ते हैं 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, उधारी की सिचुएशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और है टर्म्स, कैसे क्रेडिट दिया जाता है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होता है। फॉर्मल सेक्टर पढ़ेंगे, आई गेस इसके अंदर ही सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और फिर उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे बैंक वाले चीज़ के कारण ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है। चलो 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। अब 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन है। सबसे पहली, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, हमारी जो डे टू डे एक्टिविटी होती है उसमें उधारी इन्वॉल्व होती है। क्रेडिट का माने लोन, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लोन। इस चैप्टर का नाम क्या था, मनी ऑन क्रेडिट। मनी मतलब पैसा और क्रेडिट माने लोन। अब हम लोन के बारे में पढ़ते हैं। लोन जब दिया जाता है, ऐसी थोड़ी तुम बैंक के पास जाओगे कि मुझे पैसे दे तो बैंक दे देगा ना। बैंक ना इंश्योर करता है कि ये जो तुम्हें पैसे दे रहा है ना तुम उसको वापस करोगे, इसलिए आके वेरीफाई करता है, देखता है तुम्हारा घर है क्या, तुम्हारे पास घर है क्या, तुम्हारी नौकरी कैसी है, ठीक है, क्या तुम वापस कर भी पाओगे इतना पैसा लेके भाग जाओगे विजय माल्या टाइप। वैसे विजय माल्या को तो पकड़ नहीं पाया था, बैंक उसको पकड़ लेना चाहिए था। तो इसलिए बैंक थोड़ा ध्यान से लोन देता है, तो बैंक जो डॉक्यूमेंट्स तुमसे कलेक्ट करेगा ताकि तुमको लोन दे, उसे कहते हैं कोलैटरल्स। उन्हें क्या कहते हैं, कोलैटरल्स। यार मेरी हैंड राइटिंग इतनी ख़राब नहीं है जितनी पेन टैब से आ जाती है। चलो अब हम पढ़ते हैं फेस्टिवल सीज़न में। फेस्टिवल सीज़न जो है इट इज़ 2 मंथ फ्रॉम नाउ, एंड शू मैन्युफैक्चर सलीम जो है उसे ऑर्डर मिला है 3000 पेयर जूते बनाने का। ठीक है, सलीम हैज़ टू हायर, सलीम को थोड़े वर्कर्स हायर करने थे, उसको थोड़ा रॉ मटेरियल परचेज करना था, और ये सब के लिए सलीम क्या करता है, लोन लेता है 2 जगह से। पहला, वो एक लेदर सप्लायर को कहता है कि तुम मुझे लेदर अभी दे दो, और प्रॉमिस करता है कि जब मेरा काम, मुझे पैसा वापस मिल जाएगा जूता वूता बनाने के बाद, मैं तुमको पैसे वापस कर दूंगा। सेकेंड, वो लोन लेता है कैश से लार्ज ट्रेडर इन एडवांस 1000 पेयर ऑफ द शूज़। तो जिसको 3000 जूते देने थे उसे 100,000 जूतों का एडवांस पेमेंट ले लेता है। मंथ के एंड में सलीम क्या करता है, ऑर्डर दे देता है, प्रॉफिट भी अच्छा कमाता है, और जिससे पैसे लेता है उसको वापस कर देता है। इस केस में हम देखते हैं सलीम को जो लोन मिला है, जो वर्किंग कैपिटल मिला है, नीड्स फॉर प्रोडक्शन। वर्किंग कैपिटल माने काम करने के लिए पैसा, वर्किंग कैपिटल समझ गए, काम करने के लिए जो पैसा मिलता है दैट इज़ योर वर्किंग कैपिटल। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑन गोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन। इस क्रेडिट से जो पैसा है, इस कारण से वो प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस को चला सकता है। क्रेडिट जो पैसा है देयरफॉर बहुत पॉजिटिव रोल भी प्ले करता है। अब हम सपना की प्रॉब्लम देखते हैं। सपना तो हमारी काफ़ी सैड लग रही है। देखो सपना जो है एक स्मॉल फार्मर है जो कि ग्राउंडनट उगाती है, और उसके पास 3 एकड़ का लैंड
डिमांड है वो लोन लिया, उसने लोन लिया एक मनी लेंडर जो होते हैं गांव में ना, किसी किसी के पास बहुत पैसा होता है तो लोगों को मनी लेंड करते रहते हैं जो अमीर लोग हैं। तो एक यहाँ पे भी मनी लेंडर से सपना ने पैसा उधार लिया। आगे देखते हैं सपना के साथ क्या हुआ। होपिंग दैट उसको वो सोच रही है कि हार्वेस्ट अच्छी होगी तो वो पैसे वापस कर देगी। पर सीज़न के बीच में वो देखते हैं कि पेस्ट अटैक हो जाता है। ठीक है, पेस्ट ने सारे उसके क्रॉप्स पे अटैक कर दिया, जिस कारण से बेचारी की जो फसल थी वो ख़राब हो गई। फिर उसके बाद तो सपना स्प्रेज हर क्रॉप विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स, इट मेक्स अ लिटिल डिफरेंस। उसने उसको बचाने की भी कोशिश करी पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अ फ्रेश लोन फॉर कल्टिवेशन, इट इज़ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर बाय अर्निंग आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन शी इज गॉट। और इस कारण से उसकी फसल ख़राब हो गई, जो उसने पैसा लोन में लिया था वो भी गया। तो अब हम देखते हैं कि सपना की सिचुएशन तो काफ़ी ख़राब है। सपना डेट ट्रैप में चली गई। किस में चली गई? DEBT, डेट ट्रैप। मतलब पुराना लोन चूका नहीं, नया लोन उसको लेना पड़ा। ठीक है, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? डेट ट्रैप कहते हैं। इट इन रूरल एरिया में जो डिमांड होती है क्रेडिट की, क्रेडिट माने लोन की, वो क्यों होती है? गांव के एरिया में, रूरल माने गांव के एरिया में क्रॉप प्रोडक्शन के लिए होती है। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब है, क्रॉप प्रोडक्शन मतलब तुम्हें क्रॉप्स उगाने हैं तो तुम्हें सीड्स हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रिपेयर हो गया, इक्विपमेंट, इन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए होता है। देयरफॉर और 3 से 4 महीने तो लगते हैं फार्मर्स को अपने क्रॉप को उगाने में और उसको बेचने में, ताकि वो पैसा वापस कर पाए। तो क्रॉप लोन इन द बिगनिंग, रिपे आफ्टर द हार्वेस्ट। रिपेमेंट ऑफ लोन इज क्रूशली डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ द फार्मर। ये भी एक दिक्कत है यार, जो पैसे उसको वापस देने पड़ेंगे ना, वो किस पे डिपेंड करता है? मेजरली वो डिपेंड करता है कि जो फार्मर ने कितना कमाया। और हमारे केस में, इंडिया के केस में तो हम जानते हैं कभी कभी बारिश ही नहीं आती टाइम से, पेस्ट अटैक हो जाता है, हम इस कारण से हमारा फार्मर बड़ा सफ़र कर जाता है। सपना के केस में हम देखते हैं फेलियर हो गया क्रॉप का, जिससे जो पेमेंट थी वो इम्पॉसिबल टाइप हो गई और उसको अपना सेल करना पड़ा पार्ट, जो वो लोन के रिपेमेंट के लिए देनी पड़ रही। मतलब उसके पास जो 3 एकड़ लैंड था ना, उसका भी थोड़ा इससे उसको सेल ही करना पड़ा। क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोअर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल। तो एक सिचुएशन हमने देखी थी सलीम की, उसकी तो रिकवरी आसानी से हो गई थी। एक सिचुएशन हम अब देख रहे हैं जहाँ की रिकवरी नहीं हो पा रही है। चलो अब हम पढ़ते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है? कोलेट्रल्स आते हैं इसके अंदर। देखो कोलेट्रल क्या होता है कि जैसे तुम लोन लेने जाओगे तो बैंक ना तुमसे एश्योरेंस मांगेगा कि हम आपको किस लिए लोन दें, आप दिखाओ आपके पास आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है, और आप कैसी जॉब करते हो, क्या वो जॉब सर्टेन है, अनसर्टेन है, क्या आपके पास कार है, क्या लैंड कितना है, ये सब चीज़ें जो बैंक है वो चेक करता है। इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं? कोलेट्रल। अगर कोई भी बोरोअर है वो फेल हो गया, वो लोन लेने में फेल हो गया, तो क्या करता है बैंक? अपनी पेमेंट इन सब चीज़ों से ऑब्टेन करता है। ठीक है, इन सब चीज़ों से ऑब्टेन करता है। लैंड टाइटल डिपॉजिट आर यूज फॉर एज अ कोलेट्रल। कोलेट्रल समझ गए? कोलेट्रल वो डॉक्यूमेंट्स है, वो चीज़ें हैं जो तुम बैंक को शो करोगे ताकि तुम लोन उठा पाओ। फिर उसके बारे में आता है इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल और डॉक्यूमेंटेशन जो चाहिए होती है, इसे कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट बेसिकली क्या होता है? क्या क्या चीज़ें तुम्हें चाहिए होगी ताकि तुम एक लोन को ले पाओ, उस चीज़ को कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। उस चीज़ को क्या कहते हैं? टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। उस चीज़ को, ये टेढ़ा कैसे हो गया? जस्ट अ मिनट बच्चों, मैं सीधा भी लिख रही हूँ, टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट चीज़, देखो फिर आता है लोन्स फॉर्म कोऑपरेटिव्स। नेक्स्ट हाँ, अब आते हैं फॉर्मल। ये मैंने ना एक बार पहले भी रिकॉर्ड किया था पर कुछ दिक्कत आ गई थी, कुछ ग्लिच आ गया था, इसलिए ऑलरेडी चला हुआ है। फॉर्मल सेक्टर इन इंडिया, अगर इंडिया के फॉर्मल सेक्टर की बात करें, हम लोन के बारे में बात करें, किसके फॉर्मल सेक्टर की बात कर रहे हैं? लोन के क्रेडिट सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया के लोन सिस्टम के बारे में बात करें तो सबसे पहले एक आता है फॉर्मल सेक्टर, एक आता है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में क्या आया? बैंक आ गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ गया। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या आता है? जैसे तुमने अपने दोस्त से लोन ले लिया, अपने परिवार वालों से लोन ले लिया, ये सब आता है इनफॉर्मल सेक्टर में। और फॉर्मल सेक्टर में क्या आता है? प्रॉपर बैंक्स आ गया, गवर्नमेंट हो गया, कोऑपरेटिव्स हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, सारे फॉर्मल सेक्टर को सुपरवाइज करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? जितने भी तुम्हारे फॉर्मल सेक्टर है उन सबको क्या करेगा? सुपरवाइज कर देगा। जितने भी फॉर्मल सेक्टर होते हैं, मेरे ना पेन टैप को कुछ हो गया है, टेढ़ा टेढ़ा लिख रहा है अब। ठीक है, तो अभी तो मैं ऐसे ही पढ़ा रही हूँ इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक मैं इसको ठीक करती हूँ।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या ध्यान रखता है? ध्यान रखता है कि लोन सही तरीके से दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर अमीर लोगों को लोन मिल रहा है, जो गरीब लोग हैं उनको लोन ही ना मिले। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखता है कि लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो एक प्रॉपर एक लाइन के नीचे ही रही। अब ऐसा नहीं कि बैंक्स अपनी मन मर्जी से कितना भी इंटरेस्ट रेट चालू लगाने लग गए। तो हमने देखा 2 प्रकार के लोन, क्रेडिट माने लोन 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो फॉर्मल या इनफॉर्मल। फॉर्मल जो था उसको आरबीआई सुपरवाइज करता है, इनफॉर्मल को आरबीआई सुपरवाइज नहीं करता है। चलो फिर उसके बाद देखते हैं कंपेयर टू फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर जो होता है इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। ठीक है, आप लोग एक चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, इंटरेस्ट रेट क्या होता है? जो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तुमने किसी से 10 रुपये का लोन लिया तो तुमने उसको 15 रुपये वापस की, जो 5 रुपये का तुमने क्या पे किया है, ये इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, जितना ज़्यादा बोरोइंग होगी, इसका मतलब, एक मिनट में इसको क्लीन करूँ, हाँ, इसमें बोला है हायर द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जितना ज़्यादा कॉस्ट होता है बोरो करने का उतना ज़्यादा प्रॉफिट जो होता है बोरोअर देता है, उतना ज़्यादा प्रॉफिट उसको कम होता है। मान लो अगर तुम्हें किसी से 10 रुपये लोन लेके उसे 15 रुपये वापस करने पड़ रहे तो 5 रुपये उसका फ़ायदा हो गया। अगर वही तुम्हें 12 रुपये फ़ायदा देने पड़ते तो तुम्हें उसका फ़ायदा 2 रुपये का ही होता। तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट चाहता है कि लोन पे जो इंटरेस्ट है थोड़ा कम लगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्मल इकॉनमी से लोन लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्मल इकॉनमी से लोन ले, लोग इनफॉर्मल में शिफ्ट ना हो। हमने स्वप्ना की कहानी देखी थी ना स्टार्टिंग में, उसने इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया था और बेचारी डेट ट्रैप में फंस गई थी। फॉर्मल सेक्टर में ये केसेस कम होते हैं, फर्दर फॉर्मल सेक्टर कम ब्याज पे भी लोन देता है। ठीक है, समझ गए? फॉर्मल सेक्टर कम ब्याज पे लोन देगा। फॉर्मल सेक्टर में क्या आएंगे? बैंक्स आएगा, कोऑपरेटिव फाइनेंस आएंगे, गवर्नमेंट आ जाता है। अब आता है देखो इनफॉर्मल फॉर्मल में किसको कितना लोन मिल रहा है। ये वाला देखो, पुअर हाउस होल्ड जो होते हैं उनमें, जो गरीब लोग होते हैं उसमें 85% वो लोग इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन उठाते हैं। इनफॉर्मल मतलब अपने फ्रेंड से ले लिया, रिश्तेदारों से ले लिया, या किसी मकान मालिक से ले लिया, किसी अमीर इंसान से ले लिया। पर जिसके पास थोड़े से एसेट माने बंगला, गाड़ी, घर, ठीक है, जिनके पास थोड़े बहुत एसेट है उसमें भी जो 53% है ना वो इनफॉर्मल से ले रहे। पर जो अच्छे खासे हाउस होल्ड है, मतलब जो अमीर हाउस होल्ड है, उसके अंदर तो 72% बैंक से ले रहे हैं। और जो फाइनली अमीर हो जाते हैं, देखो उनके पास तो कितना ज़्यादा एरिया ऐसा है लोन का जहाँ पे वो कैसे लोन ले रहे हैं, 90% ऐसा लोन है जो वो बैंक से ले रहे हैं। ठीक है, चलो, मोस्ट ऑफ द लोन जो इनफॉर्मल लेंडर्स लेते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट होता है। इसलिए ये नेसेसरी है कि कॉर्पोरेट सोसाइटी अपना लेंडिंग पर्टिकुलरली रूरल एरिया में बढ़ाए। मतलब गांव के एरिया में लेंडिंग कैसे होनी चाहिए? लेंडिंग होनी चाहिए फॉर्मली होनी चाहिए, क्योंकि जब फॉर्मली लोन लिया जाता है तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट एक प्रॉपर एक बेंचमार्क के नीचे रहता है, आरबीआई ध्यान देती है। और इनफॉर्मली चाचा भतीजे या फिर गांव के साहूकार या फिर दोस्त से लोन लिया तो वो अपनी मनमर्जी चला सकता है। फॉर्मल सेक्टर को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है ताकि सबको लोन मिल पाए, ताकि डिपेंड और पुअर से लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर में डिपेंड करते हैं उस चीज़ से भी बाहर आए। अब देखो गवर्नमेंट ने इसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा था कि जो पुअर हाउस होल्ड होता है वो अभी भी डिपेंड करता है इनफॉर्मल सेक्टर में क्रेडिट के लिए। क्यों? क्योंकि बैंक हर जगह प्रेजेंट नहीं है। अभी भी गांव-गांव के इलाकों में बैंक की प्रेजेंस नहीं देखने को मिलती। ठीक है, तुमने देखा होगा मेघा ने बैंक लोन उठाया जो था, एब्सेंस ऑफ कोलेटरल इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न विच प्रोवाइड्स द एब्सेंस ऑफ कोलेटरल। देखो यार, गांव में ना एक बड़ी दिक्कत ये भी होती है, उनके पास स्पेशली जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, जो इतना वेल ऑफ नहीं करते, उनके पास ना वो नहीं होते, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, उनके पास कच्चे मकान में वो रह रहा है, ठीक है, उसके पास गाय भैंस भी नहीं है, ट्रैक्टर भी नहीं, उसको कोई लोन नहीं देगा। ठीक है, उनके पास लैक ऑफ कोलेटरल दिक्कत होती है। इस कारण से वो कहाँ चले जाते हैं? वो मनी लेंडर्स के पास चले जाते हैं लोन उठाने के लिए। मनी लेंडर फिर अगेन ज़्यादा ब्याज लेंगे। तो इसलिए सरकार ने क्या किया है? सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना स्टार्ट किया है। सेल्फ मतलब खुद की हेल्प करने के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? यहाँ से आप स्टार मार्क करो। सेल्फ हेल्प ग्रुप 15 से 20 लोगों का ग्रुप होता है जो रूरल हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, शहरों में भी होता है। ये लोग सेव करते हैं 25 से 100 रुपये। ठीक है,
पर मेंबर सेव करता है। और फिर उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी टू सेव, मेंबर क्या करते हैं, अब जैसे 25 लोगों ने 5-5 रुपये डाले, ठीक है, अब जिसको लोन उठाना होगा वो एक इंसान वो सारा पैसा उठा लेगा 25 लोगों का, अगली बार दूसरा उठा लेगा। कमिटी सिस्टम जो भी होता है वो ऐसे ही होता है। तो इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो होता तो है पर बहुत कम होता है। जब मनी लेंडर चार्ज करता है इनसे पैसा, तो उससे काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट, मान लो जितने लोग बैठे सबने 5-5 रुपये मिलाए, 5 तो क्या 100 रुपये मिलाते हैं, तो 10 लोगों ने 100 रुपये मिलाए तो तुम्हारे 1000 रुपये हो गए। 1000 रुपये एक इंसान ने उठा लिए। अब जिस इंसान ने 1000 रुपये उठा लिए हैं वो आगे उसको यूज़ कर सकता है, अगली बार को उसने फिर से 100 रुपये मिलाएंगे, अगली बार दूसरा इंसान 1000 रुपये उठा लेगा मतलब यूज़ कर लेगा। फिर उसके बाद आता है हाउस होल्ड मटीरियल रिक्वायरिंग एसेट्स लाइक सुइंग मशीन। अब इससे क्या क्या खरीद सकते हैं लोग, मशीन्स खरीद सकते हैं, हैंडलूम्स खरीद सकते हैं, कैटल्स खरीद सकते हैं, और जितना भी इंपॉर्टेंट लोन का डिसीजन होता है ग्रुप के मेंबर साथ में मिलके लेते हैं, ठीक है। ऑल्सो ग्रुप इज़ रिस्पॉन्सिबल, ग्रुप ही ध्यान रखता है कि लोग टाइम से पेमेंट भी करें, ठीक है। और इससे पुअर वुमेन सरकार ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि बैंक्स आर विलिंगली टू लेंड पुअर वुमेन व्हेन दे ऑर्गेनाइज टू एस। और पूरा एसएचजी जो 15 लोगों का 10 लोगों का ये जो ग्रुप है ये सीधा जाके भी बैंक से लोन उठा सकता है 10 के 10 लोगों की गारंटी पे। 10 एसएचजी हेल्प करता है बोरोअर्स को कि कोलेटरल नहीं है, एक इंसान के पास जाएगा लोन लेने और बहुत गरीब है तो उसको लोन नहीं मिलेगा, 10 लोग ग्रुप बना के जाएंगे, इवन विद द इन द केस ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल लोन मिल जाएगा। चलो अब हम सम अप करते हैं। पहले मैं ऐसे ही सम अप कराती हूँ फटाफट से। स्टार्टिंग किया था हमने फियाट मनी के बारे में। फियाट मनी क्या होती है, जो गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है मनी। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी बार्टर सिस्टम, क्यों हर जगह हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं तुम्हें जो खरीदना हो दूसरे के पास हो और तुम उसको जो चाहिए वो तुम्हारे पास हो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी लोन्स के बारे में और बैंक कैसे काम करता है। लोन को क्रेडिट बोला जाता है। बैंक कैसे काम करता है, बोरोअर्स से इंटरेस्ट चार्ज कर, लेंडर्स पैसे देते, लेंडर्स बैंक मतलब डिपॉजिटर बैंक में पैसे जमा कराएंगे, बैंक क्या करेगा, बैंक आगे किसी को लोन दे देगा और उससे पैसे ले लेगा। फिर हमने पढ़ा था फिक्स डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट के बारे में, चेक के बारे में और सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोलेटरल्स के बारे में। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग अपना ध्यान रखना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।